हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? तो हम आपके लिए लाए हैं इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन, और ये गेस्ट क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम में प्लस फाइनल एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सेंटर एग्जाम देने वाले हो या तो आप फाइनल एग्जाम तो देना ही देना होता है इसमें, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पढ़ाई करना है फाइनल एग्जाम के पर्पज से, ना कि सेंटर एग्जाम। वहां पे जो भी सवाल आ जाए बन जाए, है ना? ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको आके घर में रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेंटर में हम बैठ जाएंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। उस तो एक हफ्ता आपका वेस्ट हो जाने वाला है। तो ऐसा करना नहीं है। आपका जो डेली रूटीन है वो करते रहना, जो भी याद करने का जो भी रूटीन बनाया आपने वो करते रहना। साइंस सोशल मैथ सब कुछ करते रहना, ठीक है ना? जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे साइंस सोशल बायोलॉजी का सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूँ। सबसे पहले सवाल इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो प्रकाश की किरणें आती है वो क्या करती है? अभिसारित कर देती है, यानी कि एक जगह क्या करती है? जमा कर देता है। जब एक जगह प्रकाश को किरणें को जमा कर देगा तो इसका मतलब उसी को बोलते हैं अभिसारित करना। अभिसारित मतलब कन्वर्ज करना, है ना? कन्वर्ज करना मतलब जमा करना। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस से जो किरणें आर पार होती है वो किरणें एक जगह जाके जमा हो जाती है। जैसे ये लेंस है, यहाँ से किरणें आ रही है और सभी किरणें एक जगह जाके क्या होगी? जमा हो जाएगी। सभी किरणें एक जगह जाके जमा हो जाएगी, तो उसको बोलते क्या? अभिसारी लेंस। ओके। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत मिलता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष मतलब पीछे वाला दर्पण में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हवा आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। और इस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। देखते ना, छोटा सा दर्पण होता है और बाहर के पूरे सीन को दिखा देता है छोटा सा दर्पण में, छोटा सा आईना में। तो ये भाई, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है? वक्र होता है, घुमा रहता है। आपने देखा होगा दर्पण जो बाहर का होता है ऐसे थोड़ा कर्व रहता है ना? इसीलिए ऐसा दिखता है। तो अब क्या होता है? तो इससे होता है कि ड्राइवर को पीछे का सीन पूरा अच्छी तरीके से दिख जाता है। इसीलिए इसको जो है वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट जो सवाल है, उत्तल लेंस का दो उपयोग बताना है। सिंपल सी बात है, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना है भाई, तो भी इसका लेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, इसका सूत्र बताइए। तो चालक पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो पदार्थ से प्रवाहित होने वाली धारा को रोकता है। समझ आ रहा ना? प्रतिरोध क्या होता है? चालक पदार्थ है, कोई तार है, अब इससे जो विद्युत धारा जा रही है ना, इसको रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। इसको आर से सूचित करते हैं। इसका सूत्र भी आर बराबर वी बटा आई होता है, और इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है, जिसको इस संकेत से दर्शाते हैं। तो आपको 2 नंबर तो मिलना ही मिलना हर हाल में। ठीक है। इसका सवाल याद है ना आपको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है जी, और कैसे बनता है ये बताना है। देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, आपने पढ़ा होगा ये प्रिज्म वाला, तो यहां से अगर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर में बढ़ जाता है। तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का सॉरी विशेषण हो गया, विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। यानी कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। इसी बटने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। ये 7 रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा सब लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। लाल वर्ण के किरणों का विचलन न्यूनतम होता है और बैगनी का किरणों का विचलन अधिक होता है ना? और उन रंगों को पर्दे पर उतारा जाता है और उसी पर्दे को क्या बोलते हैं? वर्णपट कहते हैं, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? ये जो बना ना यहाँ पे फोटो जो बन रहा है, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है वही है स्पेक्ट्रम। आगे है क्या? बोलता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बताइए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या बताता है कि बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के पास क्या होता है? लंब हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब ये अंगूठा है, ये आपका तर्जनी है और ये मध्यमा है, और ये आपका उसके बाद वाले फिर छोटी वाली उंगली। तो ये तीनों ऐसा फैलाएंगे क्या? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जब ऐसा होगा तो तर्जनी जो है उंगली वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और माध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, संकेत करेगा, और अंगूठा चालक की गति की दिशा, यानी कि चालक की गति, या तो बल की दिशा भी बोल सकते हैं, चालक की गति की दिशा, चालक की बल की दिशा भी बोल सकते हैं। अथवा चालक के आरोपित बल, वही लिख दिया था, अथवा चालक पर आरोपित बल, यानी कि चालक पर क्या बल आरोपित हो रहा उसको दर्शाता है। तो यही नियम को बोलते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? देखिए, जीवाश्म ईंधन जलने से पर्यावरण प्रदूषित होती है। जानते हैं, जब जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित होती है।
जलने पर CO2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी कि ग्रीन गैस इफेक्ट है ना, ग्रीन गैस प्रॉब्लम जो होता है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है उत्पन्न होता है, इससे CO बड़ा नुकसान करता है। इसके जलने पर उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है। देखिए अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जितना ज्यादा होगा तो अम्लीय वर्षा होगा। अब जब अम्लीय वर्षा होगा तो खेत बर्बाद, फसल बर्बाद, उसके बाद फिर आपका नदी में मछली है तो मछली बर्बाद, घर वगैरह अगर टाइल्स का लगा हुआ है, जैसे ताजमहल बना हुआ संगमरमर का था, संगमरमर बर्बाद, तो ये इसका बड़ा नुकसान होता है। जलीय जीव का बहुत नुकसान होता है। या समाप्त ईंधन है, और ये जीवाश्म ईंधन क्या है, समाप्त मतलब समाप्त हो सकता है, जैसे कोयला है और भी, मतलब इसको बोलते हैं सीमित बोल सकते हैं, ये समाप्ति भी मतलब जो समाप्त हो सकता है। उत्तम ईंधन से क्या समझते हैं, उत्तम ईंधन मतलब सबसे अच्छा ईंधन। देखिए वह ईंधन जिसका उसमें मान अधिक होता है, मतलब उसमें मान को मतलब हीट ज्यादा देता है, बहुत हीट करता है, उसको बोलते हैं उसमें मान। जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए और सस्ता भी मिले, वाह क्या बात है जी। जिससे प्रज्वलन ताम्र की प्राप्ति हो सके, जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके, तो ये सब खूबियां रहेगा तभी कहलाएगा उत्तम ईंधन। ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है। गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस्पात का नहीं, क्यों? देखिए इस्पात गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, पता है आपको, है ना, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इस्पात लोहा नहीं है, ये इस्पात है, लोहा अलग है, इस्पात अलग है। गर्म जल से निकलने वाले भाप के कारण इस्पात फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी कि ये मान लीजिए टैंक है और गर्म पानी है, अगर इस टैंक को हम इस्पात से बना लेंगे तो क्या करेगा, वो जो है पानी से रिएक्शन कर लेगा। इस्पात जो टंकी बना हुआ है, अब पानी से रिएक्शन करेगा तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब जैसे ही फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा तो ये जो है ना इस्पात, मतलब इसका संक्षारण होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो शुरू हो जाएगा, खराब होने लगेगा, जंग लगने लगेगा, खराब हो जाएगा, फिर लास्ट में एक दिन टूट जाएगा। तो लेकिन तांबा जो यूज करते हैं, तांबा का जो है अभिक्रिया ही नहीं करता है, तांबा गर्म जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब जब रिएक्शन नहीं करता है तो भाई ये तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक भी है और पानी को हीट भी रखता है भाई, है ना, चालक है, पानी को यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, ना कि इस्पात का। तो यही कारण, इससे अच्छा कि टंकी भी मेरा बच जाता है, टंकी भी कुछ नहीं होगा। अगर इस्पात का यूज करेंगे तो टंकी खराब हो जाएगा। कारण देखिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखते हैं, ये तो नॉर्मल सा सवाल है। सोडियम धातु की भी क्रियाशीलता जल के साथ अत्यंत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होती है। यानी कि सोडियम धातु की जो क्रियाशीलता होता है, जो रिएक्टिविटी होता है, वो जल के साथ बहुत ज्यादा, पानी में डालिएगा तो बम से नहीं ब्लास्ट करता है, जैसे बम फटता है। जल और सोडियम के बीच होने वाली अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। यह अभिक्रिया को उसमें क्षेपी कहते हैं। अभिक्रिया से निकलने वाली गैस वायुमंडल के जलवाष्प से मिलकर आग उत्पन्न करती है। अगर यही गैस वायुमंडल में जाकर आग निकल सकता है ना। अब यही आग निकल जाए तो अगर बहुत ज्यादा कारण भाई साहब जहाँ पे सोडियम की फैक्ट्री है, अब वहां पे खुला छोड़ देगा तो माने पानी में नहीं भी डालेगा ना, खुला भी छोड़ देगा तो भी रिएक्शन धर लेगा वो, है ना, धीरे धीरे रिएक्शन हो जाएगा। तो यही कारण है कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है ताकि इसकी अभिक्रिया वायुमंडलीय जलवाष्प से नहीं हो सके। अगर मान के खुला में रख दिया सोडियम धातु, तो अगर खोता ना खासा पानी पड़ गया, पानी गिर गया उस पर, तो कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए उसको किरोसिन तेल उड़वाते हैं। देखिए खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, निष्पादन क्या होता है, भाजन क्या, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग कभी बोलते हैं अयस्क क्या होता है, 1-2 नंबर का अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, गैंग क्या होता है, निष्पादन क्या होता है, भर्जन का, अलग अलग पूछेगा। और एक बार पूछेगा तो 5 नंबर का, ठीक है ना। अब इसको आप लोग पढ़ लो खुद से, ठीक है ना। हम यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको पढ़ने में। ओके, आगे लोहे की वस्तु को जस्तीकरण क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है यार, जस्तीकरण जस्ता जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोहे के जंग लगने से वस्तु जंग से बचाने के लिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, या तो तेल लगाते हैं, गिरीज लगाते हैं, यशद लेपन करते हैं, क्रोमियम लेपन करते हैं, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जाते हैं। ऐसे तो एनोडीकरण एल्युमिनियम से को करते हैं। इससे लोहे का संक्षारण क्या होता है, रुक जाता है। संक्षारण मतलब लोहे जो नुकसान होता है लोहा का रुक जाता है, लोहे की वस्तु बर्बाद होने से बच जाता है। यही कारण है, घर में गेट वगैरह में देखते करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, देखो हाइड्रो वैसे होगी, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने रहेंगे उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक, एसी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक।
अब यहाँ पे चाहो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे मिसाल बता सकते हो कौन कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन है, और एल्कीन एल्काइन जो है, एल्कीन यहाँ पे एल्काइन भी जोड़ देना, एल्काइन है ना। एल्काइन भी क्या है, CnH2n+2, ये भी असंतृप्त है। सजातीय श्रेणी क्या है, तो मैंने बताया था कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसके समान क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह समान होना चाहिए, मतलब एथेन एल्केन तो एल्केन वाला होना चाहिए, मिथेन इथेन प्रोपेन। एल्कीन तो एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, अगर एल्काइन है तो एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, अगर एल्कोहल है तो मिथेनॉल एथेनॉल, ऐसे वाला। तो ही बोला समान क्रियाशील समूह वर्तमान रहते हैं तथा श्रेणी के किसी भी दो कर्मागत सदस्यों को, दो कर्मागत मतलब एक लाइन से जो बना हुआ है, अगर उसको घटाते हैं तो CH2 का अंतर आता है। जैसे एग्जांपल में ले लिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं समझाते श्रेणी, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अब देखिए CH4 C2H6, CH4 क्या है, मिथेन है, और C2H6 क्या है, एथेन है। ये दोनों घटाइएगा तो CH इसका अंतर आएगा, ठीक है ना, CH2 का अंतर आएगा। इस तरह से कोई और भी ले लेंगे ना तो भी हमारा, जैसे कि देखो एथीन और प्रोपिन लेते हैं, ठीक है, एथीन और प्रोपिन, तो एथीन का क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n, तो 2 दूना 4, ठीक है ना, प्रोपिन 3 दूना 6। अब देखिए इसको घटाइए, इसको घटाइए, कार्बन 3 में से कार्बन 2 घटेगा तो कार्बन बचेगा, हाइड्रोजन 6 में से हाइड्रोजन 4 घटेगा तो हाइड्रोजन 2 बचेगा, CH4 आया। तो आप चाहे एथेनॉल को प्रोपेनॉल से घटा लो उतने आंसर आएगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं मेथेनॉल को एथेनॉल से घटा लो तो भी उतने आएगा, CH2 आएगा, उसी को बोलते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में सीमाएं क्या थी, देखिए एंथेल यार क्या है, एंथेनाइड्स सैंथेनाइड से तुम एक्टिनाइड को, यहाँ पे कुछ और है यार, सैंथेनाइड नहीं कुछ और नाम है यहाँ पे। एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में ना रखा, नीचे रखा गया है ना। एक्टिनाइड है और क्या नाम है, लेंथेसाइड है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इन दोनों को आवर्त सारणी में नीचे रखा गया। सब आवर्त को में रखा गया नियम से, और इन दोनों को नीचे रख दिया। आवर्त सारणी में आवर्त नियम का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, अच्छा ये भी गड़बड़ है। मेंडलीफ ने एक 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 ही वर्ग में असमान गुण वाले तत्वों को रख दिया गया, उल्टा पुल्टा रख दिया। एक ही वर्ग है और उसमें अलग अलग गुण वाला भी रख दिया, लेकिन जो मोस्ले ने बनाया था वो उसका अलग अलग गुण देखे। एक वर्ग है तो सबका जो है सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल रहा है, दूसरा वर्ग में तो दो दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल रहा है, संयोजकता भी 2 निकल रहा है ना। एक वर्ग में तो सबका संयोजकता 1 निकल रहा। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं संयोजकता उसका बढ़ते जा रहा। बहुत अच्छा तरीके से मोस्ले ने अरेंज किया था, 3 तत्वों को एक साथ स्थान में दे दिया था, ये भी गड़बड़ था। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, यही गड़बड़ था मेंडलीव के आवर्त सारणी में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। पीतल और तांबे के बर्तन में दही क्यों नहीं रखते जी, ये तो आई थिंक आपको याद होगा अच्छी तरीके से, है ना। ओके, कमेंट करना कौन कौन याद था। बेकिंग पाउडर क्या है, इसका उपयोग लिख देना है, बेकिंग पाउडर क्या है आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों का क्या महत्व है। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्यों जरूरी है, तो वाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें जलवाष्प के रूप में जल पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलते हैं। कैसे, स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों का रंध्रों के समीपस्थ कोशिकाओं में सबसे सर्वाधिक प्रसरणी दाब होता है, तो याद कर लीजिएगा वाष्पोत्सर्जन में जो पत्तियों में जो रंध्रों की जो नजदीक वाला जो कोशिका होता है उसमें क्या होता है, कौन सा प्रसरणी दाब होता है, प्रसरण के द्वारा होता है। जबकि जाइलम के जो नजदीक होता है कोशिका उसमें कम प्रसरणी दाब होता है। इसी के कारण रंध्रों में से पत्तियों के जाइलम तक एक निश्चित जल स्तंभ का निर्माण होता है, इसी की वजह से, जिसके कारण पत्तियों में जाइलम उत्तक से रंध्रों तक अनवरत जल का संचालन होता रहता है, एकदम कंटिन्यू जल का जो है संचालन होता रहता है। या पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है, जिसे रसारोहण कहते हैं। और यह जो है ताप क्रम संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इतना लंबा लिखना नहीं है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, तो ज़्यादा लंबा लिखा गया, इसको थोड़ा काट के थोड़ा कर सकते हैं आप। एक आगे सवाल है पोषी स्तर क्या है। स्तर मतलब होता है एक समझ लेवल, आहार स्तर ही बोल सकता है। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने के लिए जीवमंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है, उत्पादक जो करता है जैसे जैसे पौधा, तो ये पहला स्थान है। यदि हम पौधों का सेवन करें तो श्रृंखला में केवल उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर हो जाएगा। अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता उपभोक्ता हो जाएंगे, यानी कि जो पौधा का सेवन करेगा वो उपभोक्ता हो जाएगा। मांसाहारी के आहार श्रृंखला में सर्वाधिक उपभोक्ता होता है,
अक्सर मांसाहारी खाने वाला उपभोक्ता कहलाता है। ये एक आहार श्रृंखला उदाहरण बन जाता है, जैसे कि पौधा है, पौधों को खाया चूहा, और चूहा को खाया सांप, है ना, सांप को खाया चील या नेवला। तो इस तरह से एक आहार श्रृंखला चैन सिस्टम बनाओ कि तुमको वो खाएगा, उसको तुम खाओ, ऐसे ऐसे बनाओ। और आखिरी सवाल, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हमें क्या क्या आदतें अपनाना चाहिए। या तो सवाल बोला जा सकता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे सुरक्षित प्रदान किया जा सकता है। वनों की कटाई पर रोक लगा देंगे, पॉलिथीन की जगह पे कपड़ों का या जूट का बैग उपयोग करेंगे तो होता नहीं है ना, जो कि शुरू हुआ था, देखिए खरीद ढकोसला। अधिक अधिक वृक्षारोपण करेंगे, चलो अच्छी बात है। जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे, मतलब जल को बांध बनाया जाए, डैम बनाया जाए, आहार पोखर इस तरह से। तेल से चलित वाहन को कम से कम उपयोग करेंगे, हाँ तो एलपीजी सीएनजी वाला यूज कर लेंगे, है ना, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको देख ले, जो सवाल याद ना उसको नोट कर ले। कमेंट करें जरूर कि आपको वीडियो कैसे लगी, कितना सवाल आपको याद था, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और पहली बार अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। और दोस्तों को शेयर तो 100% कीजिएगा, ओके।